नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर और आज का हमारा विषय है निर्वचन, संकल्पना, प्रक्रिया और प्रकार। आज हम इसके पहले भाग पर बात करेंगे, तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अ, अ, जी, तो जैसा कि मैंने कहा, एक नया विषय निर्वचन, संकल्पना, प्रक्रिया और प्रकार, और इस विषय को भी हमने अपने जैसे कि पहले विषय बांटते रहे हैं, 4 खंडों में बांटा है। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं निर्वचन से तात्पर्य, यानी सबसे पहले हम जानें कि निर्वचन का अर्थ क्या होता है, निर्वचन का प्रयोज्य क्षेत्र और निर्वचन की आवश्यकता, यानी निर्वचन की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होती है। बहुभाषी समाज में आवश्यकता, सभा सम्मेलनों में आवश्यकता, वैश्विक संदर्भ में आवश्यकता, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों में, यात्रा पर्यटन आदि में, राजनयिक गतिविधियों में तथा संसद कार्य हेतु। तो विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ इसकी उपयोगिता है उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रस्तुत मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि निर्वचन शब्द से क्या तात्पर्य है, निर्वचन के विभिन्न प्रयोज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं तथा उनकी उपयोगिता क्या क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में निर्वचन की आवश्यकता और महत्व क्या है। निर्वचन, संकल्पना, प्रक्रिया और प्रकार विषय को हमने 4 मॉड्यूल में विभाजित किया है। इसके पहले भाग में, यानी आज के इस सत्र में, हम चर्चा करने जा रहे हैं निर्वचन से तात्पर्य, निर्वचन का प्रयोज्य क्षेत्र और निर्वचन की आवश्यकता। सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्वचन किसे कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि अनुवाद हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और दुनिया भर का जो ज्ञान या दुनिया भर का जो की संस्कृतियों का ज्ञान या विभिन्न विषयों का ज्ञान जो हम तक पहुंचा है या रोज़ पहुंच रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण अनुवाद है। अनुवाद के माध्यम से आज हम अपने आप को वैश्विक नागरिक या विश्व नागरिक भी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर की जानकारी, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले नए नए प्रयोग या नई नई अवधारणाओं की शुरुआत या किसी भी तरीके से जो भी ज्ञान का जो नया संचार हो रहा है, वो हमें किसी न किसी रूप में अनुवाद के माध्यम से मिलता है। निर्वचन भी उसी का एक रूप है। आइए जानते हैं निर्वचन क्या है। जो व्यवस्था एक भाषा को बोलने समझने वाले व्यक्ति और किसी दूसरी अन्य भाषा को बोलने समझने वाले व्यक्ति के बीच मौखिक संवाद को संभव बनाती है, वही निर्वचन है। तो यहाँ जो अंडरलाइन करने वाला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है मौखिक संवाद। यानी जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो अनुवाद मूलतः लिखित रूप में किया जाता है। जब हम एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में उसके प्रतीकों में, जब उसका हम प्रतीक व्यवस्था के माध्यम से जब उसका हम दूसरी भाषा में भाषांतरण करते हैं। लेकिन जब हम निर्वचन की बात कर रहे हैं तो उसकी जो मुख्य इकाई है, जो उसका मुख्य जो केंद्र बिंदु है, वह है उस मौखिक संवाद। यानी कि निर्वचन के अंतर्गत हम मौखिक संवाद करते हैं। कुछ विद्वान इसे अनुवाद का ही एक अंग मानते हैं और इसे आशु अनुवाद या मौखिक अनुवाद का नाम भी देते हैं। यह अनुवाद की विशिष्ट मौखिक प्रक्रिया है जो तत्काल संपादित होती है। समय के साथ साथ ये विधा विज्ञान के रूप में भी जानी जाने लगी है, क्योंकि संचार की अनेकानेक समुन्नत विधाओं तथा तकनीकी समावेशन इसे सुप्रयोज्य एवं व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। आमतौर पर इसे निर्वचन अथवा भाषांतरण के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। भाषांतरण के अलावा निर्वचन प्रक्रिया का सामीप्य व्याख्या अथवा आशु अनुवाद से भी है, जैसे कि अध्यापक या अध्यापिका अपने पक्ष अथवा संश्लेषण, संकल्पना या हिंदी अंग्रेजी में छपे साहित्य के पद्य या पद्यांश को समझाने के लिए उसका भाष्य, टीका अथवा विस्तारण करते हैं। भारत सरकार की विधि शब्दावली में निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन को एक प्रक्रिया बताया गया है जिसका उद्देश्य किसी पाठ के अर्थ को जानना है, यानी प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग अ मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। यानी निर्वचन का जो मुख्य अर्थ है वह ये कि किस प्रकार वह अनुवाद के रूप में ही देखा जाता है। जैसा कि भारत सरकार की जो विधि शब्दावली में जो इसका अर्थ बताया गया है, जिसका उद्देश्य है किसी पाठ के अर्थ को जानना। लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ की एम्बिग्विटी है जब हम निर्वचन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि वहाँ मौखिक संवाद मुख्य है या निर्वचन के जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है मौखिक संवाद है, इसलिए यह परिभाषा अनुवाद की परिभाषा अधिक लगती है। तो जैसा हमने ऊपर भी चर्चा की कि अनुवादक या विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने इसे अनुवाद का ही हिस्सा माना है, तो इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। निर्वचन आशु अनुवाद, भाषांतर, अर्थ निर्णय, व्याख्या, भाषा टीका, मौखिक अनुवचन, वार्तानुवाद आदि के काफ़ी समीप अभिव्यक्ति है, जिसका उद्देश्य है किसी सार्वजनिक समारोह, सम्मेलन, आयोजन आदि की गतिविधि, व्याख्यान आदि का उसी समय लक्ष्य श्रोता वर्ग के लिए तुरंत ग्रहण योग्य निर्वचित रूप प्रस्तुत करना तथा 2 व्यक्तियों के बीच होने वाले वार्तालाप को क्रमशः कथन के तुरंत बाद क्रमागत रूप में प्रस्तुत करना। तो जो बिंदु विशेष रूप से ध्यान दिए जाने के योग्य है वो ये है कि निर्वचन का जो केंद्र बिंदु है वो उसका मौखिक संवाद है। यानी जब कोई वक्ता
बात को, अपने कथन को या भाषण को या सभा सम्मेलनों में जिस तरह वो आमजन को संबोधित कर रहे हैं, या अलग अलग राजनयिक अवसरों पर, संसद आदि में, जब कोई वक्ता अपनी बात को एक भाषा में कह रहे हैं और उसका दूसरी भाषा में जो तत्काल अनुवाद किया जाता है, यानी कि ऐसा अनुवाद जहाँ लिखित अनुवाद की संभावना नहीं है या लिखित अनुवाद की जगह नहीं है, जिसे मौखिक संवाद और तत्काल संवाद अनुवाद किया जाता है, उसे हम निर्वचन कहते हैं। तो अनुवाद में भी जो निर्वचन का जो एक तरह से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वे और थोड़ा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ अनुवादक या अनुवादिका या जिसे हम निर्वचक कहते हैं, उससे अपेक्षा ये की जाती है कि उस पाठ को जो उन्होंने वहाँ सुना उसे तत्काल उसका अनुवाद करना, और इस तरीके से अनुवाद करना कि वह पूरी तरह न केवल तथ्यगत रूप से करेक्ट हो, सही हो, बल्कि संप्रेष्य भी हो, यानी कि अपनी बात जो एक भाषा में कही गई है वह दूसरी भाषा में भी उसी समय उतने ही प्रभाव के साथ समझ में आए। अक्सर लोग निर्वचन और अनुवाद को लेकर भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं। निर्वचन मौखिक होता है जबकि अनुवाद लिखित। हालांकि दोनों ही स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में संदेश को परिवर्तित करने का काम करते हैं, किंतु दोनों के तौर तरीके और उद्देश्य अलग अलग हैं। दोनों का जो मूल उद्देश्य है वे वही है कि हम सोर्स लैंग्वेज के पाठ को टारगेट लैंग्वेज की भाषा में, टारगेट लैंग्वेज में हम उसे अनुवाद करके प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो इनकी जो मोड ऑफ डिलीवरी है, जिसके माध्यम से इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसमें क्योंकि एक बहुत कहा जा सकता है कि मूलभूत जो अंतर है वह ये है कि अनुवाद में जहाँ हमें लिखित संवाद करने की सुविधा होती है, निर्वचन में ये सुविधा नहीं होती। निर्वचन में तत्काल अनुवाद किया जाता है और तत्काल अनुवाद करने के साथ ही अनुवादक या अनुवादिका या जिसे हम निर्वचक कहते हैं, उनकी चुनौती बहुत अधिक बढ़ जाती है। निर्वचन का प्रयोग व्याख्या के संदर्भ में भी होता रहा है। चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार निर्वचन एक भाषा में शब्दों के अर्थ और उनके महत्व को दूसरी भाषा में समझाने की क्रिया है। दो भाषाओं के बीच शाब्दिक सेतु का निर्माण है जो दो अलग अलग संस्कृतियों और वैचारिक विषयों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये दो भाषाओं के बीच विचारों, तथ्यों, अनुभव, भावों और एहसासों का परस्पर विनिमय है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज हम एक ऐसे विश्व की कल्पना नहीं कर सकते जो अनुवाद के बिना संभव हो, क्योंकि हम जिस प्रकार हमारी जानने की इच्छाएं बढ़ गई हैं, या हम कहें कि हमारे दायरे बहुत विकसित हो चुके हैं, हम दुनिया भर का, ये विश्व भर में जो ज्ञान के विभिन्न स्रोत हैं, ज्ञान की जो विभिन्न धाराएं हैं, उन सब से हम समृद्ध होना चाहते हैं। तो अनुवाद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जहाँ तक निर्वचन का सवाल है, वह एक तरह से वो शाब्दिक सेतु जिसकी ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है, एक ऐसे शाब्दिक सेतु का काम करता है जो हमें प्रदान की गई सूचना को तत्काल प्रभाव से उसी समय प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आप किसी सभा, किसी सम्मेलन में या किसी ऐसे मुद्दे पर या किसी ऐसी जगह पर जहां आपके पास जानकारी का उसी समय होना, उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है, ऐसी स्थिति में निर्वचन का जो काम है या निर्वचक की जो भूमिका वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो दो भाषाओं के बीच के विचारों, तथ्यों, अनुभव, भावों और जो अन्य गतिविधियां हैं उन सब से हमें अवगत करवाती है। आइए जानते हैं कि निर्वचन का प्रयोज्य क्षेत्र क्या है, यानी निर्वचन की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, और आगे हम इससे विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह आवश्यकता, निर्वचन की जो आवश्यकता है वो किस तरह से देखी गई है और किस तरह उसका प्रयोग किया जाता है। अनुवाद की एक विशिष्ट शाखा होने के नाते निर्वचन का बहुभाषिक समाज में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय एवं स्थानीय तौर पर सांस्कृतिक एवं भावात्मक एकता संस्थापन में महत्वपूर्ण स्थान है। निर्वचन की भूमिका अनेक संदर्भों में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब सूचना, ज्ञान अथवा अन्य गतिविधियों से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैयक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा सांस्थानिक भाषा विभिन्न के कारण उनके बीच संवाद और संप्रेषण की आवश्यकताएं सदैव बहुत तेज गति से आपसी संबंध स्थापना की आग्रही हो जाती हैं। संसद, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विश्व संस्थाओं जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि में लगातार सभा, सम्मेलन आदि में निर्वचन की अपेक्षा बनी रहती है, ताकि सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि अपनी बात कह सकें और सभी सदस्य अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकें। इसी प्रकार बहुभाषी समाज जैसे भारत और कनाडा में भी विभिन्न भाषा भाषियों के मध्य औपचारिक, अनौपचारिक संवाद अपेक्षित रहता है। ऐसी स्थितियां प्रायः सार्वजनिक सेवा तथा अन्य सेक्टरों में सामने आती हैं जब विधिवत अनुवाद का समय नहीं होता। ऐसे में निर्वचन के तुरंत समाधान का साधन बनता है। इससे पहले कि हम निर्वचन की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जानें, हम अपने जीवन में अगर आसपास नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं, और ख़ासतौर पर जब हम, क्योंकि हम भारतीय हैं
और भारत जैसे बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक समाज में निर्वचन की आवश्यकता हमें हर मिनट पड़ती है। हम अगर इसे बहुत ही अनौपचारिक तरीके से अगर मैं समझाने का प्रयास करूं, तो जब हम अपने बुज़ुर्गों से बात कर रहे होते हैं और हमारी पीढ़ी का कोई व्यक्ति या हमारे किसी बुज़ुर्ग से बात कर रहा है और हमारे बुज़ुर्ग को वह बात समझ में नहीं आ रही है, तो बीच में निर्वचक की भूमिका के रूप में हमारी भूमिका होती है। जब हम उन्हें उनकी भाषा में, यानी अपने बुज़ुर्गों को उनकी भाषा में, जब अपने से युवा पीढ़ी की को कहा हुई कोई बात या कोई कथन समझाने का प्रयास करते हैं, तो इस तरीके से जो निर्वचक की भूमिका हर मिनट हर पल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में, जहाँ इतनी संस्कृतियाँ हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर वाणी, यहाँ जहाँ कदम कदम पर हमारी संस्कृति में परिवर्तन होता है, हमारे रीति रिवाजों में परिवर्तन होता है। हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं किस तरीके से सांस्कृतिक भाषाएं, वेशभूषा, विभिन्न स्तरों पर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। धार्मिक आस्थाओं के प्रति हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जब हम ऐसे स्थलों पर जब हम घूमने जाते हैं या ऐसी जगहों पर हम जाते हैं जो हमारी संस्कृति के दायरे से बाहर है, तब ऐसे स्थान पर जो अलग अलग किस्म के लोग हमें उस संस्कृति के बारे में या उस भाषा के बारे में या वहाँ के रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में जो हमें सूचना से अवगत करवाते रहते हैं, वो किसी न किसी रूप में निर्वचक का ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ वे हमें उस परिस्थिति में जो हमारे लिए एक नई स्थिति है, वहाँ उससे हमें एक तरह से जोड़ने का काम करते हैं। तो निर्वचक की अगर भूमिका की बात करें, जो मूलतः जिसकी हमने कहा कि इसका मूल उद्देश्य अनुवाद ही है, क्योंकि वह मूल पाठ यानी स्रोत भाषा में कहे हुए कल गए कथ्य को आपकी भाषा यानी लक्ष्य भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, किंतु क्योंकि ये मौखिक संवाद है, मौखिक अनुवाद है, इसलिए इसकी जो त्वरिता है वो भी बहुत अधिक है और इसकी जो आवश्यकता है वो भी अनुवाद से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आप हर पल हर मिनट महसूस करते हैं। और जो ही आप एक नई संस्कृति में जाते हैं या नई भाषा के लोगों से मिलते हैं या हम, जैसे मैंने कहा कि हम बुज़ुर्गों से भी संवाद करते हैं, तो इस तरह की जब भी ऐसी स्थिति जो हमारे बनाए गए जो एक कंफर्ट जोन की से थोड़ा भी बाहर निकलता है, वहाँ हमें फ़ौरन निर्वचक की भूमिका की ज़रूरत महसूस होने लगती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो निर्वचन की जो आवश्यकता है वो हमारे जीवन का हिस्सा है, और ख़ास तौर पर भारत जैसे या किसी भी ऐसे देश में जो बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक देश है, वहाँ इस तरह की ज़रूरतें हमको हर मिनट हर पल पड़ती हैं। आइए अब जानते हैं निर्वचन की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में पड़ती है और कहाँ कहाँ निर्वचकों की आवश्यकता होती है और किस तरह वे अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज जिस विश्व में हम रह रहे हैं वो एक ग्लोबलाइज, एक वैश्वीकृत विश्व है, भूमंडलीकृत विश्व है, जहाँ हम सारी संस्कृतियाँ विभिन्न कारणों से एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही हैं। आज हम जानते हैं हम जिस तरह के समाज में हम रह रहे हैं वह किसी एक संस्कृति या एक समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हमारे जीवन से लेकर हमारी थाली, हमारी वेशभूषा, हमारे रहन सहन, हमारे पहनावे, हमारी भाषा, इन सभी में विभिन्न संस्कृतियों की छाप दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं। आज विश्व सिकुड़कर एक विश्व ग्राम यानी ग्लोबल विलेज बन चुका है। पूरे विश्व में 6000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच आज अधिकाधिक संवाद की आवश्यकता है। निर्वचकों के बिना ये कार्य लगभग असंभव है। भारत में आशु अनुवाद यानी निर्वचन का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। अगर हम अपने इतिहास की तरफ झाँक के देखें तो हमारा जो एक समृद्ध इतिहास है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों ने भारत में प्रवेश किया या विभिन्न संस्कृतियों के साथ जो भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक आदान प्रदान भी हुआ, उसमें भी हम देखते हैं कि निर्वचकों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जब अशोक के पुत्र और पुत्री विदेशों में गए तो उन्हें दुभाषियों की आवश्यकता अवश्य पड़ी होगी। उसी तरीके से जब चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग, जिन्हें हम बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं, वे जब भारत आए तो उन्होंने जब वार्तालाप किया यहाँ के लोगों से, तो एक लिखित संवाद तो बिल्कुल अलग चीज़ है, जहाँ आप एक लिखित स्वरूप में आप एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा में ले जाने का प्रयास करते हैं या एक भाषा के इतिहास को दूसरी भाषा में ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले जो दैनंदिन आवश्यकता के हिसाब से यदि देखा जाए तो उन विदेशी यात्रियों को जो भारत आए या जो भारत के जो यात्री, भारत के जो लोग थे, जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जब भारतीय विदेशों में गए तो उन्हें उस पल वार्तालाप के लिए या संवाद स्थापित करने के लिए जिनकी सबसे पहली आवश्यकता महसूस हुई कि वे निर्वचक ही थे, वे आशु अनुवादक ही थे, जिन्होंने उसी समय एक तरह से संवाद को संभव बनाया। जब सिकंदर ने पुरु को पराजित किया होगा तो वे एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, तो उनके संवाद में आशु अनुवादक ही आए होंगे। प्राचीन रोमन और ग्रीक पुस्तकों और शिलालेखों आदि में भी इस व्यवस्था की मौजूदगी के अनेक उल्लेख मिलते हैं।
हम याद कर सकते हैं कि हमारे जो मिथक, हमारे जो पुराण हैं, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार, अगर हम अपने मिथकों की ही बात करें तो किस प्रकार, अगर हम राम कथा में भी देखें किस तरह राम को जब वनवास हुआ, वो जब वनवास गए तो उन्होंने जब अन्य भाषा भाषी लोगों से मिले तो उन्होंने जो पहला संवाद स्थापित किया होगा वो किस तरीके से किया होगा। तो कोई बीच में ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने जो दोनों की भाषाओं को जानते हुए दोनों में संवाद स्थापित कर पाए होंगे। हम जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो भी इस तरह के कहा जा सकता है कि इन्वेजन्स का इतिहास है, जहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ भारत की संस्कृतियों से आकर टकराई या उनका सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान हुआ। तो जो पहला जिसे हम कहते हैं कि जिसे एकदम शुरुआती स्तर की अगर हम बात करें तो वो जो संवाद स्थापित हुआ होगा उनमें कहीं ना कहीं ये दुभाषीय, ये निर्वचक, इंटरप्रेटर, आशु अनुवादक, जो भी हम इन्हें नाम देना चाहें, ये किसी न किसी रूप में रहे होंगे। तभी दो संस्कृतियाँ के बीच का जो संवाद था वो आगे बढ़ा होगा। तो हम देख सकते हैं कि निर्वचकों की आवश्यकता हमारे जीवन में सदैव से थी, या हम कह सकते हैं किसी भी संस्कृति के लिए ये बहुत आवश्यक है। मध्यकाल में यूरोप में होने वाले धर्म युद्धों के समय भी निर्वचकों का इस्तेमाल किया जाता था। विभिन्न देशों के बीच कूटनीतिक और राजनयिक संबंधों में भी शुरू से ही निर्वचक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। प्राचीन काल और मध्यकाल में चीन और फारस, जिसे आज हम पर्शिया कहते हैं, से भारत आने वाले यात्री और आक्रमणकारी स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए किसी न किसी रूप में निर्वचकों पर ही निर्भर थे। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के अनुवाद संदर्भ में दर्ज है कि निर्वचन अनुवाद से पहले भी प्रचलित था और प्रागैतिहासिक साम्राज्य सुमेरिया के नरेश, गिलगमेश के महाकाव्य के कथानक दक्षिण पूर्व एशियाई भाषाओं में मिलते हैं, जबकि उस समय कोई भाषा विधिवत रूप से विकसित नहीं हुई थी। सम्राट चंद्रगुप्त के साम्राज्य में सिकंदर के दूत के साथ वार्तालाप आदि प्रसंग निर्वचन परंपरा की ऐतिहासिकता के गवाह हैं। हम सभी जानते हैं कि जो सभ्यताओं का इतिहास है उसका जो प्रारंभिक स्वरूप है वह मौखिक संवाद का ही था, मौखिक संप्रेषण का ही था। तो जो मौखिक संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण के बाद जो जो सभ्यताएं विकसित होती चली गई, उन्होंने अपने लेखन की प्रणाली विकसित की और उस लेखन की प्रणाली के बाद एक लिखित संवाद शुरू हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि लिखित साहित्य के रूप में आया। लेकिन जब हम अपने साहित्य की जब हम बात करते हैं तो हम मौखिक साहित्य को भी बराबर का महत्व देते हैं। तो ये जो मौखिक परंपरा है, जहाँ अनुवाद लिखित से पहले मौखिक संवाद के रूप में स्थापित हुआ होगा, वहाँ से अगर इसकी हम बात करें तो निर्वचन का इतिहास, अगर हम इसे इतिहास कहें तो बहुत प्राचीन है, वहाँ से जहाँ से सभ्यताओं की शुरुआत होती है। लेकिन यदि हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता किन किन संदर्भों में विशेष रूप से होती है और कौन कौन से समाजों में, कौन कौन सी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में आज निर्वचक अपनी भूमिका निभाते हैं, या कह सकते हैं कि रोजगार के रूप में कहाँ इसकी बहुत अधिक संभावना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुभाषी समाज में। बहुभाषिक समाज में निर्वचक की आवश्यकता, जैसे हमने अभी चर्चा की, बहुत अधिक है। किसी भी बहुभाषी समाज में दो भाषाओं, दो संस्कृतियों के बीच संवाद करने का बहुत महत्वपूर्ण जो माध्यम है वे निर्वचन प्रणाली या निर्वचकों की महत्वपूर्ण भूमिका ही है। निर्वचन की आवश्यकता सामान्यतः बहुभाषिक समाज में होती है। निर्वचन किसी भी बहुभाषी समाज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं सक्रिय रूप से घटित होता है। भारत की भाषा विविधता को देखते हुए सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक नागरिक यहाँ दो या दो से अधिक भाषाओं के बीच में संवाद का आदान प्रदान करते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, निर्वचन के बिना हमारी कोई गतिविधि, यात्रा, संगोष्ठी, व्यापार, तीर्थ अथवा कोई भी कार्य, पर्यटन, कुछ भी संभव नहीं होगा। हम जानते हैं 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, यह इसका प्रमाण है, इसका हमारी संस्कृति की पहचान है, जहाँ हम कहते हैं कि कदम कदम पर हमारी संस्कृति में भाषिक और सांस्कृतिक रूप से बदलाव देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से सभा सम्मेलनों में निर्वचकों की जो आवश्यकता है वो किस कदर है हम देखते हैं। निर्वचन आपसी संबंधों को पोषित करने में तथा सभा सम्मेलनों, गोष्ठियों आदि में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। भारतीय संसद, प्रादेशिक विधानसभाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न उपांगों में व्यापक रूप में सद्य अनुवाद, क्रमिक अनुवाद उपयोग में लाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में तो अनुवाद सद्य उपलब्ध होता है। अन्य राष्ट्रों की भाषाओं के अनुवाद की व्यवस्था भी इन भाषाओं में की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक, प्रशासनिक एवं विकासात्मक और अकादमिक उद्देश्यों के प्रयोजन से भी असंख्य सभा सम्मेलनों, गोष्ठियों का आयोजन प्रतिदिन हो रहा है। इन सभी में निर्वचन की आवश्यकता रहती है। हम जब किसी दूसरे देश में जाते हैं, जहाँ हम सभी जानते हैं कि अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो आज अंग्रेज़ी ने एक तरह की संपर्क भाषा का रूप ले लिया है। अधिकांश लोग अपनी भाषा के साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा में व्यवहार करते हैं ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपस में संपर्क स्थापित कर सकें। लेकिन हम ऐसी स्थिति की भी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे देश, ऐसी बहुत सारी संस्कृतियां हैं जहां वे अंग्रेज़ी भाषा को सीखना या कह सकते हैं कि अपनी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को सीखने का उनको महत्व नहीं देते।
ऐसी स्थिति में निर्वचकों की भूमिका, या जिसे हम बहुत फॉर्मलाइज वर्ड कहा जाए, जिसे हम इंटरप्रेटर के रूप में जिस हम शब्द का, या दुभाषी के संदर्भ में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ दुभाषियों की भूमिका ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अधिक बढ़ जाती है। हम देख सकते हैं कि जब कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संवाद स्थापित किया जाता है, जब कोई डेलीगेशन एक देश का डेलीगेशन दूसरे देश में, या उसका प्रतिनिधिमंडल दूसरे देश में जाता है, तो आपसी संवाद में जब कोई संपर्क भाषा के रूप में जब कोई भाषा नहीं होती, तब ये निर्वचक या इंटरप्रेटर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वैश्विक संदर्भ में निर्वचन वैश्विक ग्राम की अवधारणा को पोषित करता है। विभिन्न देशों के बीच सहयोग, यात्रा सुगमता व संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों में निर्वचन की आवश्यकता बनी रहती है। उदाहरण के लिए जर्मनी, फ्रांस या चीन में जाने पर वहाँ टैक्सी चालक, बैंक लेन देन, होटल खरीदारी, दिशा निर्देशन और यहाँ तक व्यापार आदि के अवसरों पर भी निर्वचन से ही हमारी उद्देश्य पूर्ति अथवा कार्य संपादन हो पाता है। तो जिन देशों का नाम यहाँ लिया कि जर्मनी, फ्रांस और चीन, जहाँ पे शायद अंग्रेजी का प्रयोग उस तरीके से नहीं होता जिस तरह कि हम भारत में महसूस करते हैं अक्सर, कि अगर हम तमिलनाडु जाते हैं और हमें तमिल भाषा नहीं आती है, या हम केरला जाते हैं हमें मलयालम नहीं आती है, तो हम कई बार हिंदी के माध्यम से, और यदि हिंदी भी संभव ना हो तो हम अंग्रेजी के माध्यम से वहाँ संवाद स्थापित कर लेते हैं और संवाद स्थापित करके हमारा काम चल जाता है। लेकिन जब हम ऐसे प्रदेशों में, जब उसके सुदूर गांव में, या वहाँ के जब हम आम जन से जब जुड़ते हैं, जिनके पास अपनी भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा की जानकारी नहीं है, वहाँ हमें उनके बीच या हमारे बीच जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों भाषाएं आती हैं, वे वहाँ हमारे लिए एक तरह से हम संवाद को स्थापित करने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से वैश्विक संदर्भ में जो हम देखते हैं कि जहाँ अंग्रेजी एक संपर्क भाषा का स्थान नहीं ले पाई है, जैसे फ्रांस, जर्मनी या चीन में, वहाँ आम जन से संपर्क स्थापित करना, जैसे कि जो आपके रोज़मर्रा के जीवन की ज़रूरतें होंगी, वहाँ जाने पर टैक्सी चालक से बात करना, बैंक में लेन देन करना, होटल के लोगों से बात करना, दिशा निर्देश संबंधी जानकारी पाना, इन सभी में आपको निर्वचक की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास संपर्क भाषा के रूप में कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसके माध्यम से आप दो भाषाओं के बीच में संवाद स्थापित कर सकें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रों के बीच आपसी संबंधों तथा व्यापारिक गतिविधियों की स्थापना में भी निर्वचन की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश राष्ट्रों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं तथा विशेष अवसरों पर लिखित अनुवाद का अवकाश नहीं होता है। ऐसे में निर्वचन की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। उसी तरह सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में हम सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विभिन्न संस्कृतियों हर दिन जुड़ते हैं। अगर हम राष्ट्र की बात करें तो भी, और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भी, तो निर्वचन से हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। देश के विभिन्न भागों की संस्कृति, बोली, रहन सहन, खान पान व अन्य विशिष्टताओं को समझने और अपनी विशिष्टताओं को उन तक पहुँचाने हेतु निर्वचन की केंद्रीय भूमिका होती है। दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत के असंख्य सांस्कृतिक एवं कलात्मक तथा साहित्यिक रंगों को जानने और उनसे राष्ट्रीय एकता के सूत्रों को जोड़ने में निर्वचन हमारा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कह सकते हैं कि अपने आप को समृद्ध करने में निर्वचन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ हमें निर्वचन की जरूरत पड़ती है, वह है यात्रा, पर्यटन। यानी जब हम कहीं टूरिज्म के लिए या टूर के लिए हम कहीं जाते हैं, तो किस तरीके से वहाँ पर निर्वचकों की, या जिसे हम इंटरप्रेटर्स कहते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भौगोलिक विविधताओं का राष्ट्र होने के कारण भारत में धार्मिक यात्राओं का प्राचीन काल से प्रचलन रहा है। एक भाषाभाषी समूह उत्तर से जब दक्षिण, पूर्व या पश्चिम अथवा अन्य इन दिशाओं के वासी अन्य स्थानों पर जब जाएंगे, तो निर्वचन की प्रक्रिया ही यात्रा को संभव बनाती है। धर्मशालाओं, सरायों, मंदिरों, होटलों, मस्जिदों, खान पान, खरीदारी, दर्शनीय स्थानों पर यदि हमें दुभाषी मिल जाए तो मानो हमारी तमाम चिंताएं मिट जाती हैं, यानी यात्रा भ्रमण अधिक रोचक तथा उपादेय हो जाता है। इस सब का अनुभव हम सबके जीवन में है। हम जब कभी भी, जैसे मैंने कहा कि हम अपनी कंफर्ट जोन यानी अपनी भाषाई जो हमारी सीमाएं हैं, भाषाई और सांस्कृतिक जो हमारी सीमाएं हैं, उनसे जब हम बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते ही पहली बार हमें जिस एक तरह की चुनौती का सामना करते हैं, वो यही भाषाई और सांस्कृतिक चुनौतियां हैं जो हमारे सामने एक चुनौती के रूप में होती हैं। और जब हम किसी ऐसे प्रदेश में जाते हैं जहाँ हमारे पास कोई संपर्क भाषा नहीं है, वहाँ हमें हर पल हर मिनट ऐसी चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है। और देख सकते हैं कि जो पर्यटन का जो क्षेत्र है, वो इस दृष्टि से टूरिज़्म की जो आज एक टूरिज़्म या पर्यटन को हम कहें तो एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें सबसे पहले उससे संबंधित जो प्रोग्राम गाइड की ज़रूरत, टूर गाइड की ज़रूरत पड़ती है, या हम जब टूरिस्ट गाइड की हमें वहाँ आवश्यकता होती है, या होटलों आदि में जब हमें लोगों से संवाद स्थापित करना होता है, भोजन से संबंधित, रहन सहन से संबंधित, खान पान से संबंधित, आने जाने से संबंधित, या किसी भी अन्य विषय को लेकर जब हमें उनसे संवाद स्थापित करना पड़ता है, तो हमें वहाँ पर निर्वचक की आवश्यकता होती है। और हम देख सकते हैं कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, पर्यटन एक ऐसा एक बड़ी एक इंडस्ट्री के रूप में आज के समय में विकसित हो चुका है,
जहाँ पर अनुवादकों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ हम वही काम कर रहे होते हैं जब हम अपनी संस्कृति से एक नई संस्कृति से परिचित हो रहे होते हैं, यानी कि अब हमने अपने दायरे को विकसित कर रहे होते हैं। पर्यटन आज भारत में एक बड़े उद्योग का स्थान ले चुका है। देश की आर्थिक व्यवस्था में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए निर्वचकों या दुभाषियों की व्यवस्था हवाई अड्डों, यात्रा गाइड, होटल व व्यापारिक केंद्रों पर भी की जाती है। ये निर्वचन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो न केवल पर्यटकों की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, बल्कि सांस्कृतिक संबंधों के आदान प्रदान और अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। उसी तरह हम व्यवसाय की अगर बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अनेक व्यापार समझौते, सामूहिक उद्यम तथा आयात निर्यात गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। अरब से तेल के समझौते, पश्चिम से तकनीकी और देश के उत्तर से अनार, मेवे और फल, दक्षिण से भारी मशीनरी, पूर्व का हथकरघा, कलात्मक सामग्री और पश्चिम में भारत की वित्तीय गतिविधियां निर्वचन साधकों द्वारा ही संभव हो पाती हैं। भारत से चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा कुशल कामगारों की सेवाएं विदेशों में निर्यात करने की जो जटिल प्रक्रिया में भी निर्वचन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और जो एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है राजनयिक गतिविधियां। विभिन्न देशों के मध्य जो दौत्य संबंध एवं आपसी समझौतों, करार आदि के निष्पादन व अन्य अवसरों पर अक्सर निर्वचकों को देखा जा सकता है। हम अगर देखें तो जिसको हम एक तरह से फॉर्मलाइज संदर्भ में जिसे हम समझने का प्रयास करें तो हम इंटरप्रेटर्स की भूमिका या दुभाषियों की भूमिका यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ उनका काम और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण संबोधन यथा गणतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस आदि के अवसरों पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के संबोधन का तुरंत अनुवाद या क्रमिक अनुवाद निर्वचन के माध्यम से किया जाता है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के संबोधनों या राष्ट्राध्यक्षों की बैठकों में भी निर्वचक मौजूद होते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करने का काम करते हैं। और एक महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है संसद, जहाँ पर हम देखते हैं कि निर्वचकों की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ जो व्यवस्था की गई है इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संसद में भी सदस्य चूंकि देश भर के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः वे सभी पूर्ण रूप से हिंदी अंग्रेजी में ही अपनी बात रखें ये आवश्यक नहीं। वे अपनी भाषा में अपनी बात रखने हेतु सभापति से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 348 के उपबंध के अधीन संसदीय कार्य हिंदी अंग्रेजी में करने का प्रावधान है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी बात हिंदी में करना चाहे तो वो अपनी बात हिंदी में रख सकते हैं और उसका अंग्रेजी अनुवाद यानी अंग्रेजी निर्वचन उसी समय प्रस्तुत किया जाएगा। और इसी तरह अगर अंग्रेजी में रखें तो उसका हिंदी निर्वचन भी वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। अतः पूर्व सूचना के आधार पर कोई सदस्य यदि सभापति की अनुज्ञा से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में भी अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो उसे हिंदी या अंग्रेजी में निर्वचन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यदि हिंदी में कोई सदस्य बोलते हैं तो अंग्रेजी में उसका निर्वचन किया जाएगा। और यही प्रक्रिया अंग्रेजी संबोधनों पर भी लागू होती है, यानी हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। और उसके अतिरिक्त अगर अपनी भाषा में भी, अपनी मातृभाषा में भी अपनी बात कहना चाहे तो हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि उनके लिए निर्वचकों को उपलब्ध कराया जाए ताकि सभा के जो बाकी सदस्य हैं उस बात को समझ सकें जो उन्होंने अपनी मातृभाषा में कहने का प्रयास किया है। संसद के सभा पटल पर बजट अभिभाषण तथा अन्य प्रस्तुत प्रलेख सदैव द्विभाषिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा संसद में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के बाद तुरंत उसका हिंदी अंग्रेजी प्रारूप भी पढ़ा जाता है। प्रारूप पढ़ने की व्यवस्था प्रधानमंत्री के संबोधन के उपरांत भी होती है, जो निर्वचन कार्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो हमने देखा कि निर्वचन का जो उपयोगिता है, उसकी जो आवश्यकता है, वह कहा जा सकता है कि सभ्यता की शुरुआत से ही हम उसका प्रभाव देख सकते हैं। और सभ्यता जब मनुष्यों ने आपस में संवाद करने का जब प्रयास किया होगा, और अगर हम बेबल की स्टोरी की तरफ भी जाएँ, आफ्टर बेबल का जो कहानी है उसकी तरफ भी अगर हम चर्चा करें तो किस तरह पूरे विश्व में जो भाषाई विविधता थी और भाषाई विविधता को जिस तरह से बनाया गया और भाषाई विविधता में भी लोगों ने किस तरह से संवाद स्थापित किए, उसमें सबसे पहले लिखित संवाद से पहले मौखिक संवाद की आवश्यकता महसूस हुई होगी। और ये मौखिक संवाद इसी तरह दुभाषियों के माध्यम से या इंटरप्रेटर्स के माध्यम से किया गया होगा। तो निर्वचन की आवश्यकता के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र सबकी हमने चर्चा की, और अगले सत्र में हम कोशिश करेंगे कि इसके अगले तत्व पर या अगले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करें। इस सत्र के लिए धन्यवाद। नमस्कार।